हेलो दोस्तों, एक और नई वीडियो लेके आए हैं जो कि है पी डायग्राम के ऊपर। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, पी डायग्राम के बारे में एक्सप्लेन कीजिए, पी डायग्राम क्या होते हैं। तो इसे समझने में बड़ी दिक्कत होती है, तो उसे आसान करने के लिए वीडियो बनाई है। और वो मोस्टली पी डायग्राम का यूज जो डिजाइन टीम में काम कर रहे हैं वो लोग यूज करते हैं डीएफएमए बनाने के लिए। सो जो क्वालिटी और प्रोडक्शन में जो लोग हैं, अगर उन्हें डीएफएमए समझना है या फिर बात कई बार ऐसा रहता है कि क्वालिटी वगैरह में बोर हो जाते हैं, वही इंस्पेक्शन करना, कोई आपके पार्ट्स को अगर आप रिजेक्ट करते हो तब भी चल जाता है, तो कई बार एक फ्रस्ट्रेशन भी होती है। तो इस वजह से लोग क्या करते हैं, डिज़ाइन वगैरह परचेज वगैरह में मूव कर देते हैं। सो डिज़ाइन वगैरह मूव करने के लिए आपको ये डायग्राम क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। सो पी डायग्राम का फुल फॉर्म है पैरामीटर डायग्राम। ये बेसिकली इनपुट है डीएफएमए का। अगर हम बात करें डीएफएमए का, इनपुट ऑफ डीएफएमए बेसिकली हमारे यहाँ पे ब्लॉक या फिर इसको हम बाउंड्री डायग्राम भी बोलते हैं, एंड पी डायग्राम भी इसमें हम यूज करते हैं। सो इनपुट क्या है डीएफएमई का? इनपुट है ब्लॉक डायग्राम और पी डायग्राम। सो पी डायग्राम को समझते हैं। देखिए क्लियरली मेंशन है, मैं एक एक वर्ड नहीं पढ़ूंगा क्योंकि ये काफी बोरिंग लैंग्वेज में दिया गया है। पी डायग्राम का जो मेन मकसद है, आपके प्रोडक्ट को समझना है। जब भी कोई डिजाइन टीम, जब भी कोई नया प्रोडक्ट आता है, तो मान लीजिए जब फर्स्ट टाइम कोई प्रोडक्ट के डीएफएमई बनाना है, तो उसके लिए प्रोडक्ट के बारे में समझना होगा कि दो पार्ट कैसे लग रहे हैं, दो पार्ट कैसे फंक्शन कर रहे हैं, एक पार्ट रोटेट कर रहा है तो दूसरा पार्ट का कैसे मूव करेगा, कैसे काम करेगा। जैसे कि हेडलाइट में 80-100 कंपोनेंट होते हैं, सब असेंबलीज होती हैं, तो वो एक दूसरे से कैसे लिंकेज है। आपका गियर के पार्ट्स हुए, तो जो भी आपका स्टेयरिंग हुआ, स्टेयरिंग असेंबलीज हुआ, तो जो भी कंपोनेंट जहाँ पे बहुत सारे पार्ट्स लग रहे हैं, वहाँ पे इसका यूज किया जाता है प्रोडक्ट को समझने के लिए। तो जो भी डिजाइनर है उनको बिल्कुल पता होना चाहिए पी डायग्राम के बारे में। उनसे तो 100% ये चीजें पूछी जाएंगी। प्रोडक्ट को समझने के लिए पी डायग्राम का यूज किया जाता है। वेयर फंक्शनलिटी इज डिक्रेटेड, सो फंक्शनलिटी को समझने के लिए पर्पस है पी डायग्राम बनाने का। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, और इसके बारे में अगर मैं बात करूं, इनपुट क्या रहेगी, बेसिकली इनपुट रहेगी, मोस्टली रहती है कस्टमर रिक्वायरमेंट। सबसे पहले आपको कस्टमर रिक्वायरमेंट समझनी है, कस्टमर को क्या चाहिए, आपका प्रोडक्ट कहाँ जाएगा, उसके अंदर क्या असेंबलीज होंगी, क्या असेंबली सब असेंबलीज होंगी, कैसे वो बैठेगा, अगर क्या क्या फेलियर्स आ सकते हैं उनको समझने के लिए। मोस्टली अगर आपने पी डायग्राम बना दिया तो डीएफएम भी बनाना बहुत इजी हो जाता है। ये सब चीजें आप इनको होल्ड करके स्टॉप करके आप पढ़ सकते हो, मैं एक एक चीज नहीं पढ़ूंगा। अब पी डायग्राम की बात करें तो पी डायग्राम में बेसिकली ये 5 चीजें होती हैं। इनपुट होता है, आउटपुट होता है, कंट्रोल फैक्टर्स, एरर स्टेट और नॉइज फैक्टर्स। इसको मैं डिटेल में आगे और भी बताऊंगा। देखिए मैंने बताया था आपको फंक्शनल डायग्राम और पैरामीटर डायग्राम, ये इनपुट होगा एफएमए का, मतलब डीएफएमए, क्योंकि हम डीएफएमए में ही यूज करते हैं इसको। नॉर्मली पी डायग्राम आपका पीएफएमई में यूज नहीं किया जाता है। तो ब्लॉक डायग्राम पैरामीटर डायग्राम से डीएफएमई बनेगा, और डीएफएमई का आउटपुट क्या हो जाएगा, डीवीपीआर रिपोर्ट, डिजाइन वेरिफिकेशन प्लान एंड रिपोर्ट। डिजाइन वेरिफिकेशन प्लान एंड रिपोर्ट, जिसमें टेस्टिंग की जाती है, टेस्ट प्लान्स होते हैं। सो बेसिकली इसके बारे में ना आपको एआईजी वीडीए में भी बताया गया है, एआईजी वीडीए एफएमई मैनुअल में भी इसके बारे में बताया गया है, या फिर फोर्थ एडिशन की एफएमई मैनुअल में भी बताया गया है। आइए इसको और समझते हैं डिटेल में। सो पी डायग्राम बेसिकली टीम गेट टू नो द फिजिक्स रिलेटेड टू द फंक्शंस ऑफ द डिजाइन। सो आपके प्रोडक्ट के फिजिक्स या फंक्शंस को समझने के लिए पी डायग्राम का यूज किया जाता है। पी डायग्राम बेसिकली ऑल फंक्शंस के लिए जरूरत नहीं है। मतलब एफएमई मान लीजिए आपके पास 150-200 पार्ट लग रहे हैं एक ही असेंबली में, तो सबके लिए पी डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। जहां पे प्रोडक्ट का फंक्शंस नहीं पता है उनके लिए बनाना चाहिए पी डायग्राम। मैंडेटरी नहीं होता, बट ऑडिटर या कस्टमर मांगते हैं जनरली, जैसे कि बजाज वाला काफी हद तक मांगता है, या फिर आपका होंडा वाले मांगते हैं। मारुति वाले इतना ज्यादा डिटेल में नहीं मांगते हैं। तो पी डायग्राम को अगर हमें समझना है, तो पी डायग्राम को देखिए, ये है इनपुट है और आउटपुट है। इनपुट में क्या है, फॉर एग्जांपल आप हेडलैम्प बना रहे हो, तो हेडलैम्प आपका सिस्टम है, हेडलैम्प को चलाने के लिए क्या इनपुट लगेगा, आपका करंट चलेगा। करंट आप कुछ वोल्टेज और करंट दोगे तो हेडलैम्प चलेगा, तो इनपुट क्या होगा, करंट। वोल्टेज क्या हो गया, लाइट, लाइट ग्लो होगी, लक्स लेवल होगा उसका। और
कितने डिग्री में वो लाइट देगा, कितने डिस्टेंस में लाइट देगा, वो हो गया रेस्पॉन्स। सो पी डायग्राम में सबसे पहले इनपुट लिखना होगा, फिर आउटपुट लिखना होगा। उसके बाद तीसरी चीज आती है कंट्रोल फैक्टर्स। सो कंट्रोल फैक्टर्स क्या होते हैं? कंट्रोल फैक्टर्स जो डिजाइनर के हाथ में होते हैं। डिजाइनर के हाथ में क्या क्या हो सकता है? जैसे कि आप एक अच्छा मटेरियल, स्टैंडर्ड मटेरियल सेलेक्ट कर सकते हो। आप बहुत सारे आप जीडीएनटी का यूज कर सकते हो, टॉलरेंस टेकअप का भी यूज कर सकते हो। तो ये आपके जो डिजाइनर अपने डिजाइन में हेडलैम्प को डिजाइन करते समय ऐसा डिजाइन करे कि उसके इनपुट और आउटपुट मैक्सिमम कंट्रोल हो सके, वो सारे आते हैं आपके कंट्रोल फैक्टर्स। जैसे कि आप मेटल का पार्ट एक स्टैंडर्ड हाइट हार्डनेस को सेलेक्ट कर सकते हो, टेंसाइल स्ट्रेंथ को सेलेक्ट कर सकते हो। तो ये क्या है, डिजाइनर के कंट्रोल में है, जिससे कि डिजाइन अच्छा बने। उसके बाद आता है एरर स्टेट। एरर स्टेट मतलब जब इनपुट को आउटपुट कन्वर्ट कर रहे हो तो 100% आउटपुट में कन्वर्ट नहीं होता है, कुछ लॉस होता है। तो लॉसेस को एरर स्टेट कहते हैं। जैसे कि आप हेडलैम्प को चला रहे हो तो उसमें क्या है, हीट भी निकलेगी, हो सकता है वो नॉइस भी निकले, कुछ लीकेज भी हो सकता है, वाइब्रेशन भी हो सकता है जब गाड़ी चलेगी गड्ढों में। तो वो सारा हो गया एरर स्टेट, जो कि आपको नहीं चाहिए। तो इनपुट को आउटपुट कन्वर्ट करने में जो लॉस होता है उनको बोलते हैं एरर स्टेट। यहाँ क्लियरली मेंशन किया गया है, लॉस ऑफ एनर्जी लाइक आपका गैसेस हो सकती है, हीट हो सकता है, वाइब्रेशन, लीकेज, नॉइज या स्मेल भी हो सकती है। उसके बाद लास्ट जो चीज आती है पैरामीटर डायग्राम में, वो आती है नॉइस फैक्टर। सो नॉइस फैक्टर 5 कैटेगरी में आता है: पीस टू पीस, चेंज ओवर टाइम, कस्टमर यूसेज, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और सिस्टम इंटरेक्शन। सो पीस टू पीस मतलब जैसे आपके हेडलैम्प में 100 पार्ट्स हैं, सो 100 पार्ट्स के में काफी पार्ट्स एक दूसरे से कनेक्ट होंगे। जब हेडलाइट को चलाओगे तो दो पार्ट एक दूसरे के साथ मूव करेंगे। जैसे गियर आपका, जब गाड़ी चलती है तो गियर एक दूसरे के साथ रोटेट होते हैं। तो पीस टू पीस जब वो कोई दो चीज रोटेट होगी तो उसमें कुछ ना कुछ वेरिएशन होगा, हो सकता है वो घिस जाए समय के साथ साथ। तो वो वेरिएशंस को आपको बताना है। चेंज ओवर टाइम मतलब आप एक साल, जैसे मोबाइल है सैमसंग का, तो वो देख 2 साल के बाद आपका हैंग होने लग जाता है। तो चेंज क्या होगा टाइम के साथ, वो बताना है। जैसे मटेरियल डिग्रेड हो सकता है। उसके अलावा कस्टमर यूसेज से क्या क्या इफेक्ट आ सकता है आपके प्रोडक्ट पे। जैसे कि हम गाड़ी में नॉर्मली जो शीशा होता है, मिरर को ऊपर नीचे करते रहते हैं, तो अगर छोटे बच्चे हो तो बार बार खेलते रहते हैं, तो उससे क्या क्या इशू आ सकते हैं आपके प्रोडक्ट पे। एनवायरनमेंट से क्या क्या इशू आ सकते हैं आपके प्रोडक्ट पे, और सिस्टम से क्या क्या इशू आ सकते हैं आपके प्रोडक्ट पे, उनको आपको यहाँ पे लिखना है नॉइस फैक्टर को। एक एग्जाम्पल से समझते हैं पी डायग्राम के। देखिए एग्जाम्पल ये है कि मान लीजिए आप ब्रेक बना रहे हो। सो ब्रेक का इनपुट क्या रहेगा? जो यूजर है उसका फोर्स। अगर आप ब्रेक को पैर से दबाओगे, कम दबाओगे तो ब्रेक कम लगेगा, ज्यादा दबाओगे तो ज्यादा प्रेस होगा, राइट? तो ज्यादा एकदम खड़ी हो जाएगी। इनपुट है आपका यूजर का फोर्स, और आउटपुट है आपका बेसिकली क्या यूज हो रहा है। तो बेसिकली आपका क्या होगा, आउटपुट होगा, आप जैसे ब्रेक लगाओगे तो आउटपुट होगा स्मूथ स्पीड रिडक्शन, आपकी गाड़ी रुक जाएगी। सो आपकी गाड़ी रुक जाएगी, ये आपका आउटपुट होगा। और इनपुट है आपने ब्रेक लगाया, आउटपुट है गाड़ी रुक गई, स्मूथ स्मूथ स्पीड रिडक्शन। अब ये तो हो गया इनपुट और आउटपुट। अब आपको क्या नहीं चाहिए? अब आप क्योंकि 100 120 130 की स्पीड में गाड़ी चल रही होती है, तो एकदम आप किसी चीज को, इतने हाई स्पीड वाली गाड़ी को रोकोगे तो उसमें आपका नॉइस भी आएगा, वेयर भी होगा, वाइब्रेशन भी होंगे, टेम्परेचर भी होगा, हाई टेम्परेचर भी होगा। तो ये आपका क्या हो गया, ये बेसिकली आपका एरर स्टेट होगा कि आपको नॉइस नहीं चाहिए। ब्रेक लगाने के समय आपको गाड़ी रोकनी है बस। वेयर भी होंगे पार्ट आपके, वाइब्रेशन भी आएगी गाड़ी में, टेम्परेचर भी हाई होगा, ये नहीं चाहिए। और नॉइस फैक्टर क्या हो सकता है? आप बार बार ब्रेक लगा रहे हो, आपको जरूरत नहीं फिर भी लगा रहे हो ब्रेक, उससे भी ब्रेक खराब होगा, पार्ट्स खराब होंगे। रोड की कंडीशन ज़्यादा खराब है, बार बार यूज करोगे। एनवायरनमेंट की ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, उससे आपके जो पार्ट्स हैं वो वेयर होंगे, वेयर ऑफ लाइनिंग हो सकती है। कंट्रोल फैक्टर्स क्या क्या होंगे? आपके मटेरियल आप अच्छा यूज करेंगे उसमें, सही स्टैंडर्ड मटेरियल यूज करें जो ज़्यादा से ज़्यादा घिसे ना, वेयर ना हो। सरफेस पैटर्न अच्छा सरफेस यूज करोगे, डायमेंशन स्टैंडर्ड यूज करोगे, और ब्रेक का प्रेशर डिफाइन कर दोगे। तो ये हो गए आपके पी डायग्राम।
अब यूज़ क्या है इसका डीएफएमई में, वो मैं बताता हूँ। तो देखिए, आप जो नॉइज़ फैक्टर है वो बेसिकली फेलियर कोस होते हैं, आपका एरर स्टेट होता है वो फेलियर मोड होता है, और कंट्रोल फैक्टर भी आपके फेलियर कोस होते हैं। तो इस तरीके से आपको पी डायग्राम से डीएफएमई बनाने में यूज़ आएगा। आई होप ये वीडियो आपको सही लगी होगी। ऐसी वीडियो के लिए लाइक सब्सक्राइब कर सकते हो। ये देखिए एक एग्जांपल है ट्रांसमिशन सिस्टम का। बाय बाय, सी यू, टेक केयर, थैंक यू।